गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो रविंद्राज इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रविंद्राज 24/7 में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज से हम प्रॉपर स्टार्ट करेंगे अपनी जीएस एंड जीके। ठीक है, तो जीएस एंड जीके की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले थे कहां से? बायोलॉजी से, जैसा कि हमने आपको डिस्कस किया। तो बायोलॉजी में आज जो हम सबसे पहले जो आपके टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक पढ़ेंगे आपके न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन टॉपिक आपके वनडे एग्जाम्स के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके हर एग्जाम में अगर बायोलॉजी से क्वेश्चन आएगा तो न्यूट्रिशन टॉपिक से जरूर आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला टॉपिक आपके न्यूट्रिशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो दोस्तों ये रहा कि न्यूट्रिशन हम कहते किसे हैं? व्हाट इज न्यूट्रिशन? पोषण किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं हम पोषण? तो सबसे पहले तो हम पोषण का अर्थ समझते हैं कि पोषण हम कहते किसे हैं। तो न्यूट्रिशन यानी कि पोषण तो पोषण की आप कौन सी डेफिनेशन देख रहे हैं? तो न्यूट्रिशन यानी कि आपके एक्वायर्ड एनर्जी बाय फूड स्टफ्स, यानी कि आपके खाद्य पदार्थों के द्वारा ऊर्जा ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं पोषण। तो पोषण आपके होता क्या है? खाद्य पदार्थों के द्वारा ऊर्जा ग्रहण करने की प्रक्रिया। तो अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हम आपके ये जो पोषण है, ठीक है, तो न्यूट्रिशन की हमें जरूरत आपके पड़ती क्यों है? तो न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों पड़ती है हमें? तो न्यूट्रिशन की अगर हम जरूरत देखें तो न्यूट्रिशन की जरूरत हमें पड़ती क्यों है? तो न्यूट्रिशन की जरूरत हमें पड़ती इसलिए है कि हमारी जो बॉडी है, बॉडी को अपनी रूटीन एक्टिविटीज यानी कि दैनिक क्रियाकलाप करने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो ये जो हमें ऊर्जा है ये हमें प्राप्त होती है किससे? न्यूट्रिशन से। इसके अलावा आपके बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक वृद्धि एवं विकास। तो शारीरिक वृद्धि एवं विकास, ठीक है, तो इसके लिए भी हमें जरूरत पड़ती है किसकी? न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें आपके यानी कि पोषण की अगर हम बात करें तो पोषण आपके है क्या? खाद्य पदार्थों से ऊर्जा ग्रहण करने की प्रक्रिया। पोषण की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? तो पोषण की हमें जरूरत पड़ती है आपके किस लिए? जिससे कि हम दैनिक क्रियाकलाप संचालित करने के लिए ऊर्जा प्राप्त कर सके और इसके साथ बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक वृद्धि एवं विकास कर सकें। अब हम यहां यह समझते हैं कि न्यूट्रिशन की आपकी कंडीशंस यानी कि कितनी स्थितियां आपके व्यक्ति के अंदर हो सकती हैं। तो नेक्स्ट हम समझते हैं न्यूट्रिशन की कंडीशन।
तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग यहाँ क्लास तो देख ही रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि आप लिखने से अच्छा इसका स्क्रीनशॉट खींच लें, जिससे कि आपका पूरा ध्यान आपको क्लास को समझने में रहे। ठीक है, तो जितना भी हम बोर्ड पे लिखे हैं उसका आप स्क्रीनशॉट आप साथ साथ आप खींचते चलें। तो नेक्स्ट अब हम सबसे पहले अभी हम यहाँ समझते हैं आपके क्या कि न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन की अगर हम कंडीशंस को आपके देखें तो जो न्यूट्रिशन है आपके उसकी तीन स्थितियां आपके हो सकती हैं। कौन कौन सी तीन स्थितियां हो सकती हैं? पहली सिचुएशन प्रॉपर न्यूट्रिशन, दूसरी सिचुएशन अंडर न्यूट्रिशन और तीसरी सिचुएशन मल न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले आपके प्रॉपर न्यूट्रिशन यानी कि आपके सुपोषण किस स्थिति को कहते हैं? तो प्रॉपर न्यूट्रिशन आपकी वह स्थिति होती है जब कोई व्यक्ति बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार लेता है। तो बैलेंस डाइट से मतलब आपके तात्पर्य क्या है? जितनी मात्रा में आपको कार्बोहाइड्रेट जरूरी है उतना कार्बोहाइड्रेट, जितनी मात्रा में फैट जरूरी है उतना फैट, जितनी मात्रा में प्रोटीन जरूरी है उतना प्रोटीन। ठीक, इसके अलावा विटामिन, मिनरल्स, वाटर, रफेज, यानी कि बैलेंस डाइट का मतलब जिस पोषक तत्व की जितनी जरूरत आपको है उत मात्रा में आप उस पोषक तत्व को ग्रहण करें। ठीक, प्रॉपर न्यूट्रिशन आपके जब कोई व्यक्ति बैलेंस डाइट ले, प्रॉपर न्यूट्रिशन की ही सिचुएशन आपकी एकमात्र ऐसी सिचुएशन होती है जहां आप हेल्दी भी रहेंगे, डिजीज से भी आपका बचाव हो पाएगा। इसके बाद में जो दूसरी सिचुएशन आपके होती है, इस सिचुएशन को हम कहते हैं आपके क्या? अंडर न्यूट्रिशन यानी कि अल्प पोषण। अंडर न्यूट्रिशन से तात्पर्य आपके यह है कि डाइट में एक या दो न्यूट्रिएंट्स यानी कि एक या दो पोषक तत्वों की कमी। ठीक, हो सकता है डाइट में आप लंबे समय तक कार्बोहाइड्रेट ना ले रहे हो, फैट ना ले रहे हो, या प्रोटीन ना ले रहे हो, या कोई स्पेसिफिक विटामिन या मिनरल ना ले रहे हो। तो यहां अंडर न्यूट्रिशन आपकी सिचुएशन में होगा क्या कि यहां आपके डेफिशिएंसी डिजीजेज की संभावना बढ़ जाएगी। डेफिशिएंसी डिजीजेज की संभावना जैसे कि विटामिन डी की कमी से होने वाली डिजीज, विटामिन सी की कमी से होने वाली डिजीज। अगर कोई रेगुलर आप कोई एक पोषक तत्व कम ले रहे हैं तो उस पोषक तत्व की कमी से होने वाली जो बीमारियां होती हैं उसकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और इसके बाद में नेक्स्ट सिचुएशन आपकी होती है मल न्यूट्रिशन। तो मल न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें आपकी कुपोषण, मल न्यूट्रिशन एक ऐसी स्थिति है जहां आपकी डाइट में ज्यादातर जो आपके न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व हैं वो आपके क्या है? अनअवेलेबल है, यानी कि वो आप नहीं ले रहे। तो मल न्यूट्रिशन की सिचुएशन आपके ज्यादा घातक है। तो ये जो आपके मल न्यूट्रिशन की सिचुएशन है, इसमें एक तो आपके शारीरिक वृद्धि और विकास प्रभावित होगा और आप कई बीमारियों से आपके घिर जाएंगे। तो सबसे बेहतर जो आपकी सिचुएशन होती है न्यूट्रिशन में, ये होती है प्रॉपर न्यूट्रिशन यानी कि सुपोषण। अब यहां क्वेश्चन आपके एक ये आता है कि कोई व्यक्ति आपके प्रॉपर न्यूट्रिशन आपके ले रहा है, यानी कि प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए अगर वो बैलेंस डाइट ले रहा है, तो एक व्यक्ति को आपके बैलेंस डाइट में कितनी कैलोरी का कंजप्शन करना चाहिए? तो नेक्स्ट अब हम समझते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति को एक दिन में कितना कैलोरी कंजप्शन बैलेंस डाइट में करना चाहिए। तो अगर आपके कोई बैलेंस डाइट अगर ले रहा है तो बैलेंस डाइट में आपके कितना आपके एवरेज कैलोरी कंजप्शन करना चाहिए? बैलेंस डाइट, या दूसरे शब्दों में कहें तो हम कोई व्यक्ति ले रहा है क्या? प्रॉपर न्यूट्रिशन। तो इस प्रॉपर न्यूट्रिशन की स्थिति में आपके एक व्यक्ति को कितना कैलोरी उपभोग करना चाहिए?
तो कैलोरी कंजप्शन तो कैलोरी कंजप्शन की अगर हम बात करें तो कैलोरी उपभोग यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति को आपके कितना कैलोरी उपभोग आपके करना चाहिए। तो समझते हैं जरा इसे हम। अगर हम कैलोरी कंजप्शन की अगर हम बात को देखें तो किसी व्यक्ति के द्वारा कितनी कैलोरी ली जानी चाहिए, इस बात का आपके निर्धारण, ठीक, कैलोरी कंजप्शन का किसके द्वारा किया गया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपके कहता है कि एक व्यक्ति को आपके, ठीक है, जो कैलोरी लेनी चाहिए ये डिपेंड करता है किस बात के ऊपर कि उस व्यक्ति के द्वारा आपके फिजिकल और मेंटल वर्क क्या किया जा रहा है, यानी कि उस व्यक्ति के द्वारा शारीरिक एवं मानसिक कार्य क्या किया जा रहा है। तो व्यक्ति के द्वारा आपके किए जाने वाले शारीरिक एवं मानसिक कार्य के आधार पर उसे कैलोरी ग्रहण करनी चाहिए। तो WHO के अकॉर्डिंग आपके कैलोरी कंजप्शन डिपेंड सबसे पहले तो इस बात के ऊपर करेगा कि व्यक्ति कार्य क्या करता है, दूसरा वह मेल है या फीमेल है। तो यहां आपके व्यक्ति कार्य क्या करता है, तो इसमें सबसे पहले हम आते हैं लाइट वर्क यानी कि हल्का कार्य, ठीक है। तो हल्के कार्य की अगर अब हम बात करें तो अगर कोई व्यक्ति लाइट वर्क करता है यानी कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट लाइफ में आपके लाइट वर्क क्या है कि सुबह 8 बजे आपके सो के उठना, ठीक, 9 बजे आपके हैवी आपके नाश्ता करना, फिर कोचिंग वगैरह लेना अपनी, दोपहर में आके फिर लंच करना, फिर लंच के बाद 2-2.5 घंटे सोना, उसके बाद शाम को थोड़ा बहुत पढ़ना, दोस्तों के साथ घूमना, रात को फिर डिनर करना और फिर किताब उठा के पढ़ने की कोशिश करना, लेकिन किताब उठाते ही नींद आ जाना, ठीक। इस पूरे कार्य में जहां आपको ये समझ में ही नहीं आया कि आपने कार्य क्या किया है, इसको कहते हैं हम लाइट वर्क यानी कि हल्का कार्य। और अगर हम इस हल्के कार्य की बात करें तो आप तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन बॉडी के अंदर तो अपने फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। तो बॉडी के अंदर जो फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं उन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए भी तो बॉडी को एनर्जी चाहिए। तो लाइट वर्क आपके इस सिचुएशन में भी आपके जो मेल को कैलोरी चाहिए कितनी, बॉडी के अंदर 2000 कैलोरी और फीमेल को आपके चाहिए 2100 कैलोरी, ठीक। अब यहां आपके क्वेश्चन ये आया कि लाइट वर्क का मतलब आप कोई बहुत विशेष कार्य नहीं कर रहे तब भी आपको इतनी कैलोरी चाहिए। तो मेल को लाइट वर्क में कितनी 2000 कैलोरी और फीमेल को लाइट वर्क में कितनी 2100 कैलोरी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन यहां समझना। अब दूसरा क्वेश्चन ये आया कि काम आपके ना तो यहां मेल कर रहा ना फीमेल कर रहा, फीमेल को 100 कैलोरी और ज्यादा चाहिए। तो अब यहां याद रखना कि फीमेल को 100 कैलोरी क्यों यहां ज्यादा होती है, ठीक है। तो आपके एक नेचुरल डिस्क्रिमिनेशन है यानी कि आपके एक प्राकृतिक भेदभाव, ठीक है। महिलाओं की जो कम्युनिकेशन स्किल होती है आपके ये मेल की अपेक्षा बहुत बेहतर होती है और यही कारण होता है आपके कि महिलाएं आपके टॉकेटिव होती हैं यानी कि मेल से ज्यादा बातूनी होती हैं और इसलिए आपके महिलाओं को आपके ये एनर्जी सामान्य अवस्था में मेल से ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो आपके अगर हम WHO के अकॉर्डिंग अगर हम ये स्टैंडर्ड देखें, ठीक, तो एक स्वस्थ व्यक्ति को आपकी कितनी कैलोरी चाहिए, जो व्यक्ति हल्का कार्य कर रहा है मेल में 2000 कैलोरी और फीमेल में 2100 कैलोरी, ठीक। अब यहां अब आप लोग देखना, अब थोड़ी देर के लिए अब हम बायोलॉजी से बाहर जाएं। आप लोग देखते हो आपके जब आप इकोनॉमी पढ़ते हो, ठीक, इकोनॉमी पढ़ते हो तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भारत में जो प्लानिंग कमीशन जो गरीबी का निर्धारण करता है, ठीक है, तो गरीबी का निर्धारण किस आधार पर करता है, वहां अगर आप गौर से देखो तो वहां भी 2100 कैलोरी का डाटा होता है कि शहरी क्षेत्र में कौन गरीब होगा जिसे 2100 कैलोरी आपके पर डे पर पर्सन ना मिले और ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी। इसका मतलब योजना आयोग ने भी गरीबी निर्धारण के लिए, ठीक, किसका डाटा लिया, कहीं ना कहीं WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि WHO ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए मिनिमम इतनी कैलोरी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। यानी कि व्यक्ति को अगर जीवित रहना है तो कितना चाहिए, इतनी कैलोरी, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे आते हैं दूसरी सिचुएशन। अब आप लोग समझना, सेकंड सिचुएशन आपके होती है 8 आवर वर्क। 8 आवर वर्क की सिचुएशन आपके क्या होती है, 9 to 5 या 9 to 6 का जो ऑफिशियल वर्क होता है उसे हम कहते हैं 8 आवर वर्क। अब यहां 8 आवर वर्क में मेल को कैलोरी चाहिए 3000 कैलोरी और फीमेल को आपके 2500 2500 कैलोरी। इसका रीजन ये है आपके कि फीमेल की जो आपकी, ठीक, जो शारीरिक क्षमताएं होती हैं वो मेल की अपेक्षा कंपैरेटिवली कम होती है, इसलिए इनके द्वारा आपके किए जाने वाले कार्य का आउटपुट आपके लगभग मेल की अपेक्षा कम होता है, ठीक है। तो इसलिए इनको एनर्जी की जरूरत कम पड़ती है। ठीक इसी तरीके से आपके तीसरी कैटेगरी भारी कार्य। भारी कार्य का मतलब आपके बोझा उठाना, पत्थर ढोना, ठीक है, मेहनत का कार्य होता है वो करना। तो भारी कार्य की अगर हम बात करें तो मेल के लिए यहां चाहिए 3500 कैलोरी और फीमेल के लिए आपके यहां चाहिए कितनी, 3000 कैलोरी। तो ये हमने यहां देखा, ठीक, कि आपके एक स्वस्थ व्यक्ति को आपके कितनी कैलोरी चाहिए। अब हम इसके बाद में नेक्स्ट आगे आते हैं। अब हम यहां ये देखते हैं कि आपके न्यूट्रिशन की मेथड आपके कौन कौन सी होती हैं, यानी कि पोषण की विधियां कौन कौन सी होती हैं।
तो नेक्स्ट समझना मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि पोषण की विधियां। अगर हम पोषण की विधियों की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहां याद रखना पोषण की विधियों के आधार पर हम पूरे लिविंग वर्ल्ड को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक ऑटोट्रॉफ कैटेगरी और एक हीट्रोट्रॉफ कैटेगरी। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ और हीट्रोट्रॉफ दोनों में डिफरेंस समझना। ऑटो का मतलब होता है आपके सेल्फ, हीट्रो का मतलब आपके होता है अदर्स, और ट्रॉफ का मतलब आपके होता है क्या, न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण, न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफ, ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रॉफ यानी कि न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफ आपके वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाए। अपना भोजन स्वयं आपके वह बना सकता है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म होती हो। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ कैटेगरी आपकी वह कैटेगरी होती है जो अपना भोजन स्वयं बनाती है, और अपना भोजन आपके स्वयं वह बना सकता है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है। ठीक है, और आपकी इस कैटेगरी में कौन आएगा, प्लांट किंगडम। तो इस कैटेगरी में आपके कौन आएगा, प्लांट किंगडम। तो फोटोसिंथेसिस जो अपना भोजन स्वयं बनाए। अब इसके बाद में नेक्स्ट कैटेगरी अब हम आते हैं हीट्रोट्रॉफ। हीट्रो का मतलब आपके होता है अदर्स और ट्रॉफ यानी कि न्यूट्रिशन। तो हीट्रोट्रॉफ का मतलब आपके ये जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहें। तो जो अपने भोजन के लिए आपके दूसरों पर आपके जो डिपेंड हैं,
ठीक है। तो अपने भोजन के लिए जो आपके दूसरों पर आपके डिपेंड है, इसका मतलब ये कि इनके अंदर फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, इनके अंदर फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, ठीक। और इसका आपके एग्जाम्पल क्या होगा, एनिमल किंगडम। तो हमने यहां देखा कि मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर, ठीक है, हम पूरे लिविंग किंगडम को आपके कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 2 हिस्सों में, एक ऑटोट्रॉफ और एक हीट्रोट्रॉफ। तो ऑटोट्रॉफ आपके जो अपना भोजन स्वयं बनाए, ऑटोट्रॉफ के अंदर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगा और आपके ये एग्जांपल प्लांट किंगडम। हीट्रोट्रॉफ आपके जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहे, हीट्रोट्रॉफ के अंदर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं होगा, एग्जांपल एनिमल किंगडम। तो हम यहां तक आए। अब आते हैं इससे आगे। अब नेक्स्ट हम यहां देखते हैं कि ये जो आपके हीट्रोट्रॉफ यानी कि परपोसी ये जो कैटेगरी है, हीट्रोट्रॉफ कैटेगरी आगे जाके कितने पार्ट में डिवाइड होगी। तो नेक्स्ट समझते हैं मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन में आपके हीट्रोट्रॉफ। अब ये जो आपके हीट्रोट्रॉफ या ये जो आप परपोसी आप देख रहे हैं हीट्रोट्रॉफ, ये आगे जाके कुछ और कैटेगरी में आपके डिवाइड होगी। तो नेक्स्ट, तो हमने यहां देखा आपके कि न्यूट्रिशन की मेथड्स के आधार पर हम पूरे किंगडम को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक तरफ ऑटोट्रॉफ और एक तरफ हीट्रोट्रॉफ।
ठीक है। हीटरोट्रॉफ यानी कि जो अपने भोजन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो जो अपने भोजन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं उनको फिर हम 3 कैटेगरी में आगे चल के डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? पहली कैटेगरी सैप्रोफाइटिक मृतोपजीवी, दूसरी कैटेगरी पैरासिटिक परजीवी, और तीसरी कैटेगरी होलोजोइक यानी कि समभोजी। तो अब यहां अगर हम तीनों कैटेगरी को अगर हम यहां कंपेयर करें तो ये कौन कौन सी 3 कैटेगरी होती हैं? हीटरोट्रॉफ की पहली कैटेगरी सैप्रोफाइटिक यानी कि मृतोपजीवी। मृतोपजीवी आपके वो होते हैं जिनके अंदर डाइजेशन यानी कि पाचन की प्रक्रिया नहीं होती। पाचन का मतलब आपके क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलर फूड मटेरियल में चेंज करने की प्रक्रिया, ठीक है। तो सैप्रोफाइटिक के अंदर डाइजेशन नहीं होता। दूसरा याद रखना कि ये सैप्रोफाइटिक जो होते हैं ये रासायनिक क्रिया के द्वारा एनर्जी या फूड का निर्माण करते हैं। तो सैप्रोफाइटिक रासायनिक क्रिया के द्वारा एनर्जी या फूड का निर्माण करते हैं। सैप्रोफाइटिक का एग्जाम्पल आपके फंगी, ठीक है। अब दूसरा यहां याद रखना, आप एक वर्ड सुनते हो मशरूम, ठीक है। तो मशरूम इज द बेस्ट नॉन एग्जाम्पल ऑफ फंगी। तो मशरूम आपके है क्या? ये एक फंगी है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगली कैटेगरी याद रखना पैरासिटिक। तो पैरासिटिक जो आपके कैटेगरी है, इस कैटेगरी की भी खास बात क्या है? वे आपके हीटरोट्रॉफ, इनके अंदर भी डाइजेशन नहीं होता, मतलब इनके अंदर भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल सिंपलर फूड मटेरियल में कन्वर्ट नहीं होगा। तो अब यहां आपके अब इनमें डाइजेशन नहीं होता तो फिर एनर्जी कहां से ग्रहण करते हैं? तो एनर्जी आपके ये कहां से ग्रहण करते हैं? ये किसी दूसरे लिविंग से आपके एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कि आपके वायरस। तो वायरस जब आपकी बॉडी के अंदर चला जाएगा तो ये वायरस तो मल्टीप्लाइकेशन स्टार्ट कर देगा, लेकिन आपकी बॉडी को आपके डैमेज करना शुरू कर देगा, ठीक। ठीक इसी तरीके से पैरासिटिक का आपके एक और नेक्स्ट एग्जांपल याद रखना, कुस्कुटा। कुस्कुटा यानी कि अमरबेल, अमरबेल। अब कुस्कुटा या अमरबेल आपने ये देखा होगा गांव के अंदर, ये अगर किसी प्लांट के ऊपर आ जाए तो ये अमरबेल या कुस्कुटा उस पूरे प्लांट को सुखा देगी और खुद हरी भरी रहेगी, ठीक। तो ये भी किस कैटेगरी का एग्जाम्पल हुआ? पैरासिटिक। अब इसके बाद में नेक्स्ट आपके एग्जाम्पल आता है होलोजोइक। होलोजोइक यानी कि समभोजी। अब होलोजोइक या समभोजी की बात करें तो आपके हीटरोट्रॉफ की वह कैटेगरी जिसके अंदर डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन आपके होता है तो ये जो आपके कैटेगरी है, ठीक, ये वो कैटेगरी होगी जो मुंह से खाना ग्रहण करेगी, ठीक, खाना ग्रहण करेगी और डाइजेशन के जितने भी स्टेप होंगे वो आपके इस कैटेगरी के अंदर होंगे। डाइजेशन के स्टेप से आपके तात्पर्य क्या है? इंजेशन, खाने को ग्रहण करना, ठीक, सेलिब्रेशन, प्रोपल्सन, ठीक है, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ये जितने भी स्टेप आपके डाइजेशन के होंगे वो किस कैटेगरी में होंगे? होलोजोइक में, ठीक। यानी कि ये खाद्य पदार्थ को मुंह से ग्रहण करेगी ये कैटेगरी, और मुंह से ग्रहण करके उसे छोटे छोटे टुकड़ों में आपके तोड़ेगी और एनर्जी प्राप्त करेगी, ठीक। अब ये जो आपके होलोजोइक की जो कैटेगरी आप देख रहे हो, ये होलोजोइक कैटेगरी फिर आपके अगले जाके कितने पार्ट में डिवाइड होगी? तो आपने सबसे पहले देखा मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफ एंड हीटरोट्रॉफ। तो हम देख रहे थे कौन सी कैटेगरी? हीटरोट्रॉफ। हीटरोट्रॉफ में भी अब हम कौन सी कैटेगरी देख रहे थे? होलोजोइक। अब ये जो आपके होलोजोइक, ये जो आपके कैटेगरी है समभोजी, समभोजी, ये भी अब आगे चल के आपके कितने पार्ट में क्लासिफाई होगी? अब ये फिर 4 पार्ट में क्लासिफाई होगी। पहला हर्बीवोरस, हर्बीवोरस यानी कि शाकाहारी। एग्जाम्पल गाय, बैल, भैंस।
तो नेक्स्ट तो आगे याद रखना, तो होलोजोइक यानी कि ये जो समभोजी, समभोजी मतलब जिनके अंदर डाइजेशन होता है, तो जिनके अंदर डाइजेशन होता है ये कैटेगरी भी आगे चल के 4 सब कैटेगरी में डिवाइड होगी। तो होलोजोइक में पहली कैटेगरी हर्बीवोरस यानी कि शाकाहारी, ठीक है। तो शाकाहारी आपके कौन होते हैं, ठीक, जो आपके प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, ठीक, जैसे कि आपके गाय, बैल, भैंस। दूसरा आपके कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी, मांसाहारी यानी कि जो दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड होते हैं, लाइक आपके लॉइन। तीसरी कैटेगरी आपकी ओमनीवोरस यानी कि सर्वाहारी, ठीक, तो सर्वाहारी आपके लाइक आपके ह्यूमन। और नेक्स्ट कैटेगरी आपके होती है स्कैवेंजर्स यानी कि अपघटक, स्कैवेंजर्स यानी कि आपके अपघटक। तो स्कैवेंजर्स आपकी वह कैटेगरी होती है जो अपनी एनर्जी या फूड के लिए मरे हुए प्लांट या मरे हुए एनिमल के ऊपर डिपेंड होती है, जैसे कि आपके वल्चर, गिद्ध। तो गिद्ध आपके कौन सी प्रजाति है, जो मरे हुए जानवरों को आपके खाता है। तो ये कैटेगरी आपके क्या होती है, स्कैवेंजर्स। तो ये हमने देखा आपके कि मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन आपके कितनी होती हैं, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों के? कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं डाउट, ठीक। तो अब हम इसके बाद में, यहां तक हमने देखा, तो आपने सबसे पहले तो देखा कि न्यूट्रिशन क्या होता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट अब हम आगे आते हैं न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कि पोषक तत्व अब हम किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं हम पोषक तत्व, कितने प्रकार के होते हैं आपके पोषक तत्व। तो नेक्स्ट हेडिंग, तो नेक्स्ट तो अब हम लोग देखते हैं आपके न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व। तो सबसे पहले तो हम लोग आपके ये समझते हैं कि न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व आपके हम कहते किसे हैं। तो पोषक तत्व आपके होते कौन हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो हमें ऊर्जा प्रदान करें और शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए सहायक हों, ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक
तत्व। तो पोषक तत्व क्या है? वे एलिमेंट्स जो हमें एनर्जी प्रदान करें और शारीरिक वृद्धि एवं विकास में सहायता दें। तो इन आपके एलिमेंट्स को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व। अब पोषक तत्वों की अगर हम बात करें तो पोषक तत्वों का अब हम समझते हैं क्लासिफिकेशन यानी कि इनका वर्गीकरण। पोषक तत्वों को हम दो आधारों पर वर्गीकृत करते हैं। पहला, इनकी उपयोगिता के आधार पर कि किस पोषक तत्व की उपयोगिता क्या है या इसका यूज क्या है, इनके उपयोग के आधार पर। और दूसरा, केमिकल कंपोजिशन यानी कि इनके रासायनिक संगठन के आधार पर कि किस पोषक तत्व का निर्माण आपके किस प्रकार से हुआ है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि उपयोगिता के आधार पर आपके न्यूट्रिएंट्स का क्लासिफिकेशन, फिर हम देखेंगे केमिकल कंपोजिशन के आधार पर न्यूट्रिएंट्स का क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले यूटिलिटी के आधार पर। तो नेक्स्ट अब हम आगे देखते हैं न्यूट्रिएंट्स का क्लासिफिकेशन यानी कि आपके पोषक तत्वों का वर्गीकरण। तो पोषक तत्वों का जो आपके हम पहला वर्गीकरण आपके देखते हैं वो देखते हैं आपके किस आधार पर? यूटिलाइजेशन यानी कि उपयोगिता के आधार पर। तो उपयोगिता के आधार पर आपके जो पोषक तत्वों का आपके जो वर्गीकरण है, ठीक है। तो सबसे पहले किस पोषक तत्व की उपयोगिता क्या है या किस पोषक तत्व का यूज क्या है, इस आधार पर आपके हम वर्गीकरण देखते हैं। तो 4 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। पहला आपके वो पोषक तत्व जो आपको एनर्जी प्रदान करें, ठीक है। तो वे पोषक तत्व जो आपको एनर्जी प्रदान करें
ठीक, इस कैटेगरी में आपके कौन कौन से आपके पोषक तत्व आते हैं? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। ठीक, यानी कि जो आपको ऊर्जा प्रदान करें, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। याद रखना कि ह्यूमन बॉडी की 70% एनर्जी की जरूरत है कार्बोहाइड्रेट से पूरी होती है और 25% जरूरत है आपके फैट से पूरी होती है। वहीं आपके बे पोषक तत्व जो बॉडी ग्रोथ के लिए आपके क्या हो? जरूरी हो, बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी हो। इस कैटेगरी में आपके आता है प्रोटीन। तो प्रोटीन की जरूरत पड़ती है शारीरिक वृद्धि एवं विकास में। इसके बाद आपके तीसरी कैटेगरी आपके आती है मेटाबॉलिक रेगुलेटर, यानी कि उपापचयी नियंत्रक। तो मेटाबॉलिक रेगुलेटर या उपापचयी नियंत्रक, इस कैटेगरी में आपके विटामिन एंड मिनरल्स। तो मेटाबॉलिक रेगुलेटर आपके इनका काम क्या होता है? शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, यानी जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, ठीक, जो आपको कल की क्लास में बताया था। तो शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, उन रिएक्शंस को बेहतर ढंग से चलाने में आपके जो मदद करते हैं वो करते हैं मेटाबॉलिक रेगुलेटर। ठीक है, विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट अब हम आगे देखें जेनेटिक कैरियर, आनुवांशिकी वाहक। जेनेटिक कैरियर से आपके तात्पर्य यह है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आनुवांशिक गुणों को जो ट्रांसफर करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आनुवांशिक गुणों को ट्रांसफर करते हैं उन्हें कहते हैं जेनेटिक कैरियर। जेनेटिक कैरियर का काम आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर या लिविंग्स के अंदर करता है न्यूक्लिक एसिड, और आपके किस फॉर्म में होता है ये हमारी बॉडी में? आइदर डीएनए और आरएनए। तो जेनेटिक कैरियर। तो हमने यहां न्यूट्रिएंट्स को उनकी उपयोगिता के आधार पर जब विभाजित किया तो न्यूट्रिएंट्स आपके 4 प्रकार में विभाजित हुए। कौन से 4 प्रकार में? पहला आपके एनर्जी प्रोवाइडर, दूसरा बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी, तीसरा मेटाबॉलिक रेगुलेटर, चौथा आपके जेनेटिक कैरियर। अब हम आते हैं इसके बाद, अब नेक्स्ट अब हम न्यूट्रिएंट्स को डिवाइड करते हैं केमिकल कंपोजिशन के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर, केमिकल कंपोजिशन। तो केमिकल कंपोजिशन यानी कि रासायनिक संगठन के आधार पर अगर हम इन्हें डिवाइड करें,
तो नेक्स्ट आते हैं हम रासायनिक संगठन के आधार पर। तो रासायनिक संगठन के आधार पर अगर हम न्यूट्रिएंट्स का वर्गीकरण देखें तो रासायनिक संगठन के आधार पर न्यूट्रिएंट्स को हम 7 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी 7 कैटेगरी? पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा फैट, तीसरा प्रोटीन, चौथा विटामिन, पांचवा मिनरल, छठवा वाटर और सातवां आपके रफेज यानी कि रेसे। ठीक है, अब इन 7 कैटेगरी में हमने इनको डिवाइड किया। अब यहां याद रखना कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन ये 3 न्यूट्रिएंट्स, ठीक, इन 3 न्यूट्रिएंट्स को हम कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, क्योंकि शरीर को जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की होती है। तो शरीर को सबसे ज्यादा जरूरत होती है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की। और दूसरा याद रखना कि ह्यूमन बॉडी के अंदर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का डाइजेशन होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के अलावा जो आप इधर का पूरा जो चैनल देख रहे हो इसमें से किसी का भी डाइजेशन इन चारों में से शरीर के अंदर नहीं होता। अब यहां याद रखना, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किसके डाइजेशन से शरीर को एनर्जी प्राप्त होती है। तो यहां याद रखना कि शरीर में डाइजेशन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का होता है। तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के डाइजेशन से ही शरीर को एनर्जी मिल सकती है। इन चारों का डाइजेशन बॉडी के अंदर नहीं होता। तो इन चारों के डाइजेशन से जब होता ही नहीं है तो बॉडी को इन चारों से कोई एनर्जी नहीं मिलती। ठीक है, तो अब यहां याद रखना कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ठीक, मैक्रोन्यूट्रिएंट शरीर को ज्यादा मात्रा में जरूरी होते हैं और शरीर में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का ही पाचन होता है। वही नेक्स्ट याद रखना आपके विटामिन, मिनरल, वाटर, रफेज, ये 4 जो आपके पोषक तत्व हैं इन्हें कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। दूसरा, ये शरीर को कम मात्रा में जरूरी होते हैं। तीसरा, आपके ह्यूमन बॉडी में इनका डाइजेशन यानी कि पाचन नहीं होता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इन चारों का पाचन ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं होता। तो ये हम लोगों ने देखा आपके न्यूट्रिएंट्स का एक बेसिक डिस्क्रिप्शन। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिटेल में समझेंगे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, रफेज, इन सब के बारे में कि ये सब आपके केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, इनका, इनके यूजेज क्या होते हैं, इनकी कमी से आपके डिजीजेज क्या क्या हो सकती हैं।